हेलो। देखिए आपका ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को मनोज पांडे सर द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाता है। हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे और अब तक जो क्लास आपका 4 लेक्चर चला है और 4 लेक्चरों में अभी जो जनरल बातें होती हैं या सामान्य बातें होती हैं केवल वही बताया जा रहा है। आज प्रयास किया जाएगा कि जनरल बातें समाप्त हो जाएं, लेकिन निश्चित तौर पे आप जाकर सॉल्व पेपर उठाकर देखिए। आपका भी कर्तव्य है। 3 या 4 क्वेश्चन इन सामान्य बातों से आपको निश्चित तौर पर मिलेगा और एक मेंस का भी मैं क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। आपका वह क्वेश्चन बताया था साक्ष्य विधि के सारभूत या मौलिक सिद्धांत, यानी कि साक्ष्य विधि किन प्रिंसिपलों पर आधारित है। ये यूपी एपीओ 2018 में आपका पूछा गया था। देखिए आपका कुछ लोग भाई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और आपका उसके लिए भी सूचना दे दी जाए कि जो लोग लाइव क्लास पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मनोज सर भाई मोबाइल देखते नहीं हैं और इसलिए उन क्वेश्चनों का जवाब अगले दिन दिया जाएगा। जैसे जो आज पढ़ाया गया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो अगले दिन आपको उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। एक गलती और हो गई है पिछले लेक्चर में, उसको पहले सुधारा जाए और एक लोग क्वेश्चन किए हैं उसको देखा जाए। देखिए जो सन 2018 यानी कि 2018 का संशोधन था वह इन फोर्स हुआ या लागू हुआ, उसमें गलती हो गई थी, वह सुधार कर लीजिएगा। वह लागू हुआ 21 अप्रैल को, यानी कि 21 अप्रैल 2018 को। 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ। इसके पहले हमने गलती से 24 अप्रैल बता दिया था। हाँ, 21 अप्रैल को लागू हुआ। तो देखिए आपका 21 अप्रैल देख लीजिएगा, 21 अप्रैल 2018। इसके बाद आपका एक लोग पूछे हैं आपका सेक्शन 5 से लेकर 55 और सेक्शन 6 से लेकर 55। तो अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट आए, तथ्यों की सुसंगत के विषय में, तो आप 5 से लेकर सेक्शन 55 मारेंगे। लेकिन यही हल्का सा ही शब्द घुमा दे कि रेलेवेंट फैक्ट कहाँ दिए गए हैं, सुसंगत तथ्य कहाँ दिए गए हैं, तो आप 6 से लेकर 55 मारेंगे। इसको जब 2 4 दिन में सेक्शन 50 माने 5 आएगा, तब हम शब्दों का जो जाल है सेक्शन 5 में उसको पढ़ाते समय और वहाँ से इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्यों हम बता रहे हैं, आइए सामान्य बातों में आगे बढ़ा जाए। कुछ बातें और बची हैं उसको भी आपका देख लिया जाए। और वह जो बात बची है कि एविडेंस एक्ट कैसी विधि है, यानी कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसा कानून है। तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम या जो इंडियन एविडेंस एक्ट है एक एडजेक्टिव लॉ है, हम बताए थे, या आपका प्रोसीजरल लॉ है या प्रक्रियात्मक विधि है।
लेकिन इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि क्या कोई सब्स्टेंसिव प्रावधान भी या सारवान प्रावधान भी एविडेंस में दिया गया है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः या जनरली। एविडेंस एक्ट एक एडजेक्टिव लॉ है, लेकिन इसमें जो आपका स्टापेल का चैप्टर है या जो स्टापेल का प्रावधान है वह आपका सब्स्टेंसिव लॉ का भाग है। यानी कि एक अपवाद है इंटरव्यू के लिए तैयार रखना है, कौन सा एक्सेप्शन है, स्टापेल। अब इंटरव्यू में आपका प्री में तो कम चांस है कि सब्स्टेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि सारवान विधि या मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि में क्या डिफरेंस होता है। तो 2-3 लाइन डिफरेंस बताया जाए और तब एविडेंस की योजना पर हम आते हैं। देखिए, जो सब्स्टेंसिव लॉ होता है या सारवान विधि होती है, तो सारवान विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें आपका व्यक्तियों के राइट यानी कि अधिकारों का उल्लेख हो, या ड्यूटी यानी कि कर्तव्यों का उल्लेख हो, या लाइबिलिटी या उत्तरदायित्वों का उल्लेख हो। यानी कि जिस कानून में व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख रहता है उसे हम सब्स्टेंसिव लॉ कहते हैं। और जो कानून इन अधिकारों या कर्तव्यों या दायित्वों के आपका इन अधिकारों, इन कर्तव्यों या इन दायित्वों के वायलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर रेमेडी का प्रावधान करते हैं, उपचार का प्रावधान करते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, उस कानून को हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अब यहाँ आपको 2-3 और नियम समझना है, और दोनों में यानी कि कुल मिलाकर जिन तथ्यों से कोई अधिकार या दायित्व बनता है उसे सब्स्टेंसिव लॉ और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून अप्लाई किए जाते हैं उन्हें एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। जैसे कि आपका सीआरपीसी है, आपराधिक मामलों में प्रोसीजर बताती हैं, तो सीआरपीसी भी प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ हो गया। सीपीसी सिविल मामलों में प्रोसीजर बताती है, अतः सीपीसी भी आपका एडजेक्टिव लॉ हो गया। एविडेंस भी सिविल या क्रिमिनल मामलों को कैसे प्रूफ किया जाएगा उसके लिए प्रोसीजर बताती हैं, अतः एविडेंस भी एक एडजेक्टिव लॉ है। अब 3-4 लाइन और समझना है जानने के लिए केवल कि जो सब्स्टेंसिव लॉ होता है उसे बॉडी या शरीर कहा जाता है, जबकि जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसे प्राण कहा जाता है। यानी कि शरीर कौन है, तो शरीर आपका कह सकते हैं कि सब्स्टेंसिव लॉ है, और उसमें जान फूंकने का कौन काम करता है, तो प्राण करता है, तो प्राण आपका एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है। अगला अंतर आप देख सकते हैं कि जो सब्स्टेंसिव लॉ होता है वह स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। अगला अंतर देख सकते हैं कि जो सब्स्टेंसिव लॉ होता है वह मालिक होता है, और एडजेक्टिव लॉ क्या होता है, आपका कह सकते हैं
कि नौकर होता है। अर्थात इसका मालिक और नौकर से हम तुलना क्यों कर रहे हैं? मास्टर और सर्वेंट से तुलना हम क्यों कर रहे हैं? मास्टर और सर्वेंट से तुलना इसलिए की जा रही है कि जब तक मास्टर कोई आदेश नहीं देता, तब तक जो सर्वेंट हैं कोई काम नहीं करेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि मौलिक विधि के अनुसार, यानी कि सब्सटेंसिव लॉ के अनुसार, किसी व्यक्ति के राइट, ड्यूटी या लाइबिलिटी का वायलेशन न हो, तब तक प्रक्रिया विधि अप्लाई नहीं होगी। यानी कि किस में डिस्टरबेंस पैदा हो तो एडजेक्टिव लॉ लागू होगा, सब्सटेंसिव लॉ में। इसके बाद एक अच्छा उदाहरण जो आपका समझने के लिए दिया जा रहा है, ट्रेन का डिब्बा और इंजन। ये अच्छा आपका उदाहरण है। अगर हम ट्रेन को देखें तो जो ट्रेन के डिब्बे हैं वह आपका मौलिक विधि या सब्सटेंसिव लॉ मान लीजिए। ये सब्सटेंसिव लॉ, ट्रेन के डिब्बे में लोग बैठ गए, तब इंजन क्या करता है, इस ट्रेन के डिब्बे को आगे बढ़ाता है। तो जो ट्रेन का डिब्बा है, उदाहरण समझिए, ये क्या कहलाएगा, सब्सटेंसिव लॉ। और जो ट्रेन का इंजन है इसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो ट्रेन का इंजन को हम क्या कहेंगे, प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ। ये भी अच्छा उदाहरण माना जाता है। जो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म पढ़ेंगे, परिसंघवाद पढ़ेंगे, तो ये जो ट्रेन का डिब्बा और इंजन है आपका, कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट बनाने में रहेगा। कोरिलेट कर लिया जाए, क्योंकि जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि, ये ट्रेन के डिब्बे हैं। और जो इंजन है वह यूनियन है, यानी कि संघ है। ट्रेन के डिब्बे अलग अलग होते हैं, लेकिन आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए। और उसको खींचने का काम कौन करता है, इंजन। ये भी, लेकिन ट्रेन के डिब्बों का अलग अलग अस्तित्व है। ये सही बात है कि उसको आगे बढ़ाने का काम आपका इंजन द्वारा ही किया जाता है। तो जब फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपका काफ़ी अच्छे से इस पॉइंट को डील किया जाएगा। अब हमारे लास्ट जो सामान्य बातें बची हैं, वह आपका एविडेंस एक्ट की प्लानिंग देखना है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की योजना या प्लानिंग देखनी है। ये जो प्लानिंग बताया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका एमपी जे में और तमाम राज्यों में पूछा गया है। मैं पिछले टर्म पर बताया था कि जब जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन ने एविडेंस बनाया था, तो ऐसी दशा में आपका एविडेंस में 3 भाग हैं। यानी कि एविडेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में। और चैप्टर कितने हैं, 11। और आपका सेक्शन कितने हैं, 167। आपका बिहार में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितने भाग, कितने अध्याय, कितने धाराएं। तो 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराएं। अब जो एमपी का मॉडल है, इस भाग से क्वेश्चन बना चुका है। यानी कि एमपी जो जे में क्वेश्चन बनाया, ये जो 3 भाग हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन बना है। और इसको अच्छे से तैयार रखना है। जो एविडेंस का भाग या पार्ट फर्स्ट है, वह आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यों की सुसंगति,
सुसंगत का मतलब आगे बताया जाएगा। सुसंगत का मतलब होता है उचितता। उचितता माने ठीक, यानी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो उचित हैं और कोर्ट में हम उसे पेश कर सकते हैं। तो आपका याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का मॉडल बन सकता है कि एविडेंस का फर्स्ट जो पार्ट है वो किसके बारे में है। तो आप क्या जवाब देंगे? फर्स्ट पार्ट किसके बारे में है? तथ्यों की सुसंगतता के बारे में। तथ्यों की सुसंगतता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। तो 1 से लेकर 55 मारिएगा, यानी कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक है। तो 1 से लेकर 55 तक है। फिर आपका चैप्टर पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो केवल 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर हैं, 1 और 2। कौन कौन चैप्टर हैं? 1 और 2। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जहाँ तक एविडेंस एक्ट के सेकंड पार्ट की बात है, सेकंड भाग की बात है। सेकंड भाग आपका पहले तो किसके बारे में बताता है ये देखना है। सेकंड पार्ट आपका ऑन प्रूफ के बारे में बताता है। ऑन प्रूफ का मतलब सबूत के विषय में। रट कर जाइएगा, किसके विषय में? सबूत के विषय में बताता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक है। तो 56 से लेकर आपका 100 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 56 से लेकर 100 तक है। और इसमें कौन कौन चैप्टर हैं? तो चैप्टर भी याद रखिए, 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। और कौन सा चैप्टर है आपका? कह सकते हैं कि 6 चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 3, 4, 5, 6। जो आपका तीसरा भाग एमपीएडीपीओ में पूछा गया है, आपका ये याद रखिए एमपीजे में भी पूछा गया है कि एविडेंस एक्ट के भाग 3 में किसका प्रावधान है, ये पूछा जा चुका है। तो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव दिया गया। रट कर जाइएगा, क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि साक्ष्य का पेश किया जाना, एविडेंस को प्रस्तुत करिए, प्रेजेंट करिए और उसका इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव दिया गया है। अब ये याद रखिए थर्ड भाग में क्या दिया गया है, ये एमपीजे में भी आ चुका है। इसके बाद इसमें सेक्शन पूछा जाता है तो 101 से लेकर 167 तक दिया गया है, यानी कि 101 से लेकर 167 तक दिया गया है। और इसमें जो आपका प्रावधान है आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, यानी कि किस अध्याय तक दिया गया है यहाँ तक याद रखना पड़ेगा। तो चैप्टर 7 से लेकर 11, ये आपका एक मॉडल बनाया गया। अब आपका जो एविडेंस में देखना ये है कि जो जो चैप्टर हैं उनके बारे में 2-2, 4-4 मिनट जानना है कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है। और 3-3, 2-2 लाइन क्या करना है, सबके बारे में हल्का हल्का जान लेना है। तो आइए
आपका हम जो ये 11 चैप्टर है लास्ट में इसको हल्का हल्का बताते हैं और तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। देखिए, पहले हम आपका बताते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 आपका प्रारंभिक या सामान्य बातों से संबंधित है और सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है। यानी कि अध्याय आपका इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है ये शुरुआती दौर में जानना है। इस अध्याय में एक तो ये आएगा कि एविडेंस एक्ट का शार्ट नेम देगा, इन्फोर्समेंट डेट देगा यानी कि आपका संक्षिप्त नाम, इसके बाद प्रवर्तन, इसके बाद आपका कुछ इंटरप्रिटेशन आएगा और प्रिजम्पशन हम पढ़ेंगे। यानी कि कुछ इंटरप्रिटेशन या निर्वचन हम पढ़ेंगे, यानी कि कुछ शब्दों की परिभाषा और अंत में प्रिजम्पशन पढ़ा जाएगा। प्रिजम्पशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि उपधारणाएं। इसके बाद चैप्टर 2 आता है और चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगत के विषय में है, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है। तो अध्याय 2 देखा जाए, अध्याय 2 जहाँ तक अध्याय 2 की बात है वह किसके विषय में है? तथ्यों की सुसंगत के विषय में है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के विषय में है, सेक्शन 5 से लेकर 55। ये देखिए, सुसंगत का मतलब होता है उचित होना, ठीक होना, जस्ट होना। यानी कि वह कौन सी बातें हैं जिसे हम एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उन बातों का उल्लेख ही अध्याय 2 में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में किया गया है। अर्थात जब कोई व्यक्ति या अधिवक्ता न्यायालय में अपना एविडेंस पेश करता है तो हर हाल में जो जिस तथ्य को, जिस फैक्ट को वह एविडेंस के रूप में पेश कर रहा है उस तथ्य को उसे सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में कहीं न कहीं सेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। ये यानी कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें एविडेंस के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। वे बातें सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में दी गई हैं। तो अतः अधिवक्ताओं को ये जो सेक्शन है ये याद कर लेना चाहिए। अगर न्यायालय पूछे कि आपकी यह बात किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी तो तुरंत अधिवक्ता साहब को बताना होगा कि हमारी ये बात इस सेक्शन में आएगी। एक और लाइन जानिए, प्रत्येक कानून में एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपका लायर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया है। वकीलों का स्वर्ग कौन सी धारा है एविडेंस की? तो हम बताएंगे लायर्स पैराडाइज 11। अर्थात कोई बात अगर वकील साहब को 5 से 55 तक में सेट नहीं हो पा रही है तो किस धारा में सेट कर देंगे? 11 में। अतः सेक्शन 11 को हम लायर्स पैराडाइज कहते हैं, यानी कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे ही वकीलों का स्वर्ग शब्द आए तो एक कंपटीशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका जोड़ लेना है।
और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आता है कि किस विद्वान ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉर्ड्स पैराडाइज है, वकीलों का स्वर्ग है। तो विद्वान जेनिंग्स ने कहा था, यानी कि विद्वान जेनिंग्स ने आपका भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। जो ये सेक्शन 5 से लेकर एविडेंस में 55 तक है, इसको ही पढ़ने में आधा समय निकल जाता है, यानी कि एविडेंस में आधा समय इसमें निकलेगा और आधा समय आपका आगे। अब आइए देखा जाए आपका चैप्टर 3 हम देखते हैं। जहाँ तक अध्याय आपका 3 में हमें क्या पढ़ना है, अध्याय 3 में हमें जो पढ़ना है वह आपका जो पढ़ना है, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, आपका प्री में भी बनता है। देखिए अध्याय 3 आपका उन तथ्यों को, उन फैक्टों को बताएगी जिनको कोर्ट में प्रूफ या सिद्ध या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन का मॉडल देखिए प्री मेंस का, कि वे कौन कौन से तथ्य हैं जिनको न्यायालय में प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका इस चैप्टर में क्या है बता दिया जाए, तब उस मॉडल को आया जाए। इस चैप्टर में आपका जो हम पढ़ेंगे वह जुडिशियल नोटिस पढ़ेंगे, जो पिछली बार बिहार जे में मेंस में भी पूछा जा चुका है और प्री में भी काफ़ी अंदर तक पूछा गया था। जुडिशियल नोटिस होता क्या है, आप ये पहले समझिए। न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य या जुडिशियल नोटिस, यानी कि जिन बातों का न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेता है, न्यायिक अवेक्षा करता है, उनको न्यायालय में प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका ये है कि जुडिशियल नोटिस होता क्या है। जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ कि कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य होता है। वह पक्षकारों से एविडेंस नहीं मांग सकता। ये माना जाता है कि कुछ बातें न्यायालय के हृदय में निवास करती हैं और उनको साबित करना मतलब उनके हार्ट को या हृदय को चोट पहुंचाना है, और ये इसी को जुडिशियल नोटिस कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका कि भारत में जितने कानून इन फोर्स हैं, न्यायालय यह जानने के लिए बाध्य हैं कि कौन कौन कानून है और कानून में क्या कहा गया है। लेकिन आपका दूसरा मॉडल आइए हम देखते हैं। जनरल रूल ये है कि प्रत्येक बात को, ये मेंस में बनता है, प्रत्येक तथ्य को न्यायालय में ओरल एविडेंस द्वारा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अर्थात इसके कुछ अपवाद हैं। तो आखिर किन किन बातों को प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, उसकी लिस्ट बना लेनी है कि वह कौन कौन सी बातें हैं
जिसका जिसको प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है वहीं लिस्ट बना लेना है। और 3 बातें याद रखिएगा, बहुत मेंस और प्री में पूछा जाता है। पहला जुडिशियल नोटिस यानी कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, जुडिशियल नोटिस। दूसरा है आपका न्यायिक न्यायिक स्वीकृतियां, जुडिशियल एडमिशन। और तीसरा है आपका प्रिजम्पशन यानी कि धारणाएं। इसके लिए आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, आपका सेक्शन 56 में दिया गया है। न्यायिक स्वीकृतियां सेक्शन 58 में दी गई है, जबकि प्रिजम्पशन के बारे में प्रावधान 79 से लेकर 90A तक में किया गया है। पुनः आपका प्रिजम्पशन के बारे में प्रावधान 107 से लेकर आपका 114A तक में किया गया है। इनको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे, आपका ये नहीं कि मैंने एक मॉडल बना दिया गया कहाँ कहाँ क्या है। अगला चैप्टर हम देखते हैं 4। चैप्टर 4 आपका है ओरल एविडेंस के बारे में, यानी कि मौखिक साक्ष्य के विषय में 2 सेक्शन केवल हैं, आपका 59 और 60। यानी कि कौन कौन से आपका धाराएं हैं। ओरल एविडेंस देखिए क्या होता है। आपका यहाँ से भी मेंस और प्री में भी क्वेश्चन बना है, आगे बताया जाएगा। लेकिन ओरल एविडेंस क्या होता है? मौखिक साक्ष्य। जब कोई साक्षी या गवाह अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस देता है तो उसे ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ आपका सेक्शन 119 को भी गौर करना है, जिसमें ये बताया गया है कि जो विटनेस, जो साक्षी बोलने में असमर्थ है यानी कि डम्ब है, वह भी अपना साक्ष्य दे सकता है। लेकिन कैसे दे सकता है? या तो इंडिकेशन द्वारा, इशारों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या चिन्हों द्वारा, या अन्य किसी प्रकार से जो वह अपनी बात को बोधगम्य बना सके। बोधगम्य माने आसानी से न्यायालय को क्या करे, समझा सके, बता सके। तो ओरल एविडेंस को आपका लिविंग एविडेंस भी कहते हैं। मौखिक साक्ष्य को जीवित साक्ष्य कहा जाता है। मौखिक साक्ष्य 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन मेंस में भी बना है। आइए आपका आइए आपका देखा जाए चैप्टर 5। जहाँ तक चैप्टर 5 की बात है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 61 से लेकर 90A तक। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता क्या है? तो जब तक कि आप डॉक्यूमेंट नहीं जानेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं आपको आएगा। और डॉक्यूमेंट में जो आपको जानना है कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा, आपका डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट किया गया है और एविडेंस की धारा 3 में सेक्शन 3 में, यानी कि किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पर या तो अंक द्वारा या चिन्ह द्वारा
या शब्द यानी कि वर्ड द्वारा अभिलिखित किया गया है और इरादा ये है कि भविष्य में हम अभिलेखन या लिखावट के रूप में इसे साक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे, तो डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ दस्तावेज के बारे में विस्तृत हम पढ़ाएंगे आगे चलकर, और आपका तमाम उदाहरण भी बताएंगे। और विद्वान वेस्ट का भी उदाहरण पूछा जाता है कि एक दूधिया है, वह गिनती नहीं जानता, लकड़ी के पटरे पर जितना दूध दे रहा है वह चिन्ह बनाते जा रहा है। तो जो लकड़ी के पटरे पर वह चिन्ह बनाया है वह ओरल एविडेंस होगा कि डॉक्यूमेंट्री? तो डॉक्यूमेंट्री होगा। क्यों? क्योंकि दस्तावेज की परिभाषा में वो शुद्ध रूप से आता है। तो आगे बताया जाएगा। आइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डेड एविडेंस कहा जाता है, मृत साक्ष्य, मरा हुआ साक्ष्य, डेड एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री, अगर डॉक्यूमेंट पूछे कि डॉक्यूमेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के प्रकार बताइए, तो दस्तावेज दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। यानी कि एक लोक दस्तावेज और दूसरा प्राइवेट दस्तावेज। खूब पूछा जाता है सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा है और सेक्शन 75 में प्राइवेट प्राइवेट डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। यही क्वेश्चन अगर घुमा दे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार का होता है, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का होता है, तो आप दो मारिएगा, एक प्राइमरी एविडेंस और दूसरा सेकेंडरी। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य पूछे तो कितना काइंड? दो, एक प्राथमिक साक्ष्य और दूसरा द्वितीयक। तो आइए अगला हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 6, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। यानी कि कुछ मामलों में अगर किसी विषय पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वह ओरल एविडेंस को कहाँ का रास्ता दिखा देगा? बाहर का। अतः सर्वोत्तम साक्ष्य कौन हुआ? बेस्ट एविडेंस कौन हुआ? उत्तम साक्ष्य कौन हुआ? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये शक्ति है कि किसको बाहर का रास्ता दिखा दे? ओरल को। तो बेस्ट एविडेंस, ये भी चैप्टर काफ़ी अच्छा है और आगे पढ़ा भी जाएगा। आपका पूछा भी जाता है कि सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी कौन सी धारा है एंड बैकबोन कौन सी सेक्शन है? तो 91। सिविल मामलों में ये रीढ़ की क्या मानी जाती है? हड्डी क्यों मानी जाती है? इसको तो हम आगे बताएंगे। इसके बाद आपका चैप्टर 7 आता है, सबूत के भार के विषय में, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन का मतलब होता है दायित्व और प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। अर्थात सेक्शन 101 से लेकर 114A तक में हम ये देखेंगे कि प्रमाण का दायित्व किस पार्टी पर होगा। यानी कि कौन सी वह पार्टी है जो प्रमाण देगी, यानी कि सबूत देगी। यानी कि प्रमाण का दायित्व किस पार्टी पर होगा, इसके लिए हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 101 से लेकर कहाँ तक? 114A। अगला ये आपका चैप्टर 8 देखा जाए, स्टापेल के बारे में है। स्टापेल का मतलब होता है हिंदी में आपका विबंध।
ये भी खूब क्वेश्चन बनता है। आपका जो ये स्टापेल है, ये स्टॉप शब्द से बना है और स्टॉप का मतलब रोक देना। तो भाई आप वाहन को भी रोक देते हैं, जानवरों को भी रोक देते हैं, मनुष्य को भी रोक देते हैं। तो यहाँ मनुष्य को रोका जाएगा और स्टापेल इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक ही समय में आप किसी बात को यस और नो नहीं कह सकते। यानी कि एक ही समय में आप किसी बात को स्वीकार और इनकार नहीं कर सकते। एक बात पर क्या रहिए कायम। और स्टापेल आपका, जैसे कि मोदी जी हैं, इन्होंने वादा किया था 2014 में ही कि जब मैं पीएम बनूंगा तो काला धन विदेश से आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। तो मोदी जी अगर इस बात से मुकरते हैं तो उन्हें विबंधित हम लोग कर सकते हैं स्टापेल लगाकर, यानी कि रोक लगाकर। लेकिन आज तक मोदी जी आपका मुकरे नहीं हैं। अभी भी आपका आशा है कि 15-15 लाख रुपया क्या आएगा, आएगा खाते में। आज भी मुकरे नहीं। ये स्टापेल आपका, जैसे राहुल गांधी जी हैं, ये थोड़ा रकम कम किए थे कि सालाना हम 75-70 हज़ार देंगे। लोग इन पर विश्वास नहीं किए क्योंकि रकम थोड़ा इनकी क्या हो गई कम। कहाँ 15 लाख और कहाँ क्या 75 हज़ार। यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वही कहावत चरितार्थ होती है। तो स्टापेल भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। स्टापेल केवल सिविल मामलों में लागू होता है और यह शुद्ध रूप से सब्टेंसिव लॉ का विषय है। तो आगे हम बताएंगे इसको। सेक्स अध्याय 9 आया जाए, चैप्टर 9 साक्षियों के विषय में है, यानी कि विटनेस के विषय में। कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, आपका कौन नहीं होगा। सेक्शन 118 से लेकर 134 तक हमें पढ़ना है। इधर से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। 134 तो हमेशा पूछा जा रहा है। एक बिहारी सब पे भारी आपका सेक्शन 134 में सिद्धांत समाहित है। यानी कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, स्पेसिफिक नंबर आपका आवश्यक नहीं है। यानी कि यूपी एपीओ और जे और बिहार तीनों में आया था कि साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। किस धारा का सिद्धांत है, 134 का। फिर आपका पूछा गया साक्षियों की गुरुता आंकी जाती हैं, उनकी संख्या नहीं। ये किस सेक्शन का सिद्धांत है, ग्रेविटी आंकी जाती है, नंबर नहीं, 134। इसके बाद अध्याय 10 आया जाए। अध्याय 10 में साक्षियों की परीक्षा के विषय में, यानी कि विटनेस के एग्जामिनेशन के विषय में। जैसे जिस प्रकार आपकी परीक्षा पहले दिखा लिया जाए, आपका परीक्षा प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और एक परीक्षा इस समय ज़्यादा तेज हो गई है। रिजल्ट निकलने के बाद आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना। यानी कि वर्तमान में आपका केवल 3 परीक्षाएं नहीं, कितने एग्जाम हो गए हैं, 4। आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू और उसके बाद